हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट असेसमेंट टूल बनाया था जिसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस को असेस करने का सबसे पहला काम और सबसे जो ज़्यादा क्रेडिट जाता है वो जाता है एल्फ्रेड बिने को, जिन्होंने सबसे पहले ये अटेम्प्ट किया था कि इंटेलिजेंस को हम किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। मे बी इनका रीजंस कुछ और थे, इसको बनाने के मेन फोकस इंटेलिजेंस पे ना होके और दूसरी चीज़ों पे भी था। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या हुई, वो हम अभी पढ़ेंगे। बट आज के टाइम पे भी जब भी हम हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो जो क्रेडिट जाता है इसके कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली टेस्ट करने की या असेस करने के लिए, वो जाता है एल्फ्रेड बिने को, जिन्होंने ये असेसमेंट टूल बनाया था इंटेलिजेंस का सबसे पहले। तो एल्फ्रेड बिने के बारे में बात करते हैं। एल्फ्रेड बिने एंड दी असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले इंटेलिजेंस की जो असेसमेंट करी थी, असेसमेंट का मतलब है कि इंटेलिजेंस को टेस्ट किया गया था, वो किया था एल्फ्रेड बिने के द्वारा, क्योंकि ये एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट हैं और फ्रेंच की गवर्नमेंट ने इन्हें एक टास्क दिया था कि वहाँ के जो स्कूल्स हैं, वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी इंटेलिजेंस टेस्टिंग करनी है। उस टाइम पे वैसे इसको इंटेलिजेंस टेस्टिंग नहीं कहा गया था। वहाँ पे हुआ क्या था कि फ्रेंच गवर्नमेंट ने एक स्कूल, वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, वो एक कंपलसरी मैंडेटरी कर दिया था बच्चों को प्राइमरी स्कूलिंग। तो वहाँ जो बच्चे आते थे, कई सालों से वो देख रहे थे कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा फेल हो जाते थे और कुछ बच्चे पास हो जाते थे। फेलियर जो रिकॉर्ड था वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हो रहा था बच्चों का। तो गवर्नमेंट तो परेशान थी, तो उन्होंने, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट थे उस टाइम पे, और इनको फिर बोला गया कि आप कोई ऐसा असेसमेंट टूल बनाइए जिससे हमें ये पता चल जाए कि बच्चे जो है वो फेल क्यों हो रहे हैं और कौन से बच्चे हैं जो आगे जाके फेल हो जाएंगे या आगे जाके उनको प्रॉब्लम आएगी पढ़ने में। तो बेसिकली यहाँ पे टास्क सिर्फ इंटेलिजेंस टेस्ट करने का नहीं था। टास्क ये था कि जो स्कूल में बच्चे फेल हो रहे हैं उसमें से एक तो ये आइडेंटिफाई कर पाना कि कौन से बच्चे हैं जिनको आगे मुश्किल आ सकती है, जो हम कह सकते हैं कि बहुत स्लो लर्नर्स हो सकते हैं, या उनको उस लेवल का पढ़ने में प्रॉब्लम आ सकती है जिस लेवल का पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए टूल बना था। तो उस टाइम इंटेलिजेंस नाम का ऐसा कोई वर्ड उस टाइम नहीं उसमें इंक्लूड था, बट एक जस्ट असेसमेंट टूल था सिर्फ, ठीक है। और उसके बाद दूसरा उसका पर्पस था कि भाई उन बच्चों की जब रिमीडियल टीचिंग करेंगे तो उनको कैसे आगे मदद मिलेगी, किस चीज़ में कैसे उनकी हेल्प करनी है, मतलब उनकी जो प्रॉब्लम है या वीकनेस है वो किस एरिया में है, रीजनिंग में है, लॉजिक में है, किस एरिया में है। तो ये कुछ बातें हुई थी फ्रेंच गवर्नमेंट की इनके साथ, और फिर ये इनका पर्पस बेसिकली ये था कि उन बच्चों में आइडेंटिफाई कर पाना कि कौन से बच्चे जो है वो दूसरे बच्चों से कम इंटेलिजेंट कह लो या उनसे स्लो है, जो जिनको मुश्किल होती थी उस टाइम पे पास होने में। तो एल्फ्रेड बिने वाज अ फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट हु पायनियर्ड द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इन द अर्लियर 20th सेंचुरी। और इनका ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क कहाँ पे है, जो आज के टाइम पे जितने भी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की असेसमेंट होती है, जितने भी इंटेलिजेंस के टेस्ट बने हैं उसके बाद ही बने हैं। मतलब एक तरह से लगा लो आप कि जो फाउंडेशन थी, जो नींव होती है ना, जैसे फाउंडेशन थी, वो इन्होंने ही बनाई थी। अब उसके ऊपर लोग अलग अलग टाइप्स के इंटेलिजेंस टेस्ट बनाते गए, डेवलप करते गए, डिफरेंट वैरायटी आती गई, फिर बच्चों के बाद एडल्ट के बने और कई तरीके के बनते गए। तो फाउंडेशन इन्होंने ही एक तरीके से करा था, तो इसलिए इस चीज़ को प्रैक्टिकली कैसे करना है उसका क्रेडिट पूरा जाता है एल्फ्रेड बिने को, इंटेलिजेंस की असेसमेंट का। फिर इनकी अर्ली लाइफ एंड करियर में, एज यू नो ही वॉज अ फ्रेंच मैन, तो वो वहाँ पे फ्रांस में ही पैदा हुए थे 1857 में। और ही वॉज ऑलरेडी वेरी क्यूरियस एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट, खुद भी एक बहुत इंटेलिजेंट पर्सन थे। इन्होंने लॉ पढ़ा हुआ था, मेडिसिन पढ़ा हुआ था, बट क्या हुआ कि इनका जो इंटरेस्ट था बाद में जाके वो साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा हो गया था। इन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी साइकोलॉजी में, सिर्फ अपने इंटरेस्ट की वजह से वो काफ़ी सारे रिसर्च वर्क पढ़ते रहते थे साइकोलॉजी के, इंटेलिजेंस के ऊपर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर, काफ़ी सारे एरियाज़ में जो साइकोलॉजी के वर्क हैं वो ये बहुत इंटरेस्टेड थे उसको पढ़ने में। तो ये उसी को पढ़ पढ़ के इन्होंने अपनी नॉलेज इतनी गेन कर ली थी कि आगे ये उसी फील्ड में इन्होंने खुद का अपना बहुत सारा रिसर्च वर्क पब्लिश किया था। सो इन 1904
French Ministry of Education asked psychologist Alfred Binet to devise a method that would determine which students did not learn effectively from the regular classroom. तो ये था पर्पस. इन्होंने फ्रेंच मिनिस्ट्री ने इनको बोला आप ऐसा टेस्ट बनाओ, और उसका नाम भी कोई नहीं था उस टाइम पे टेस्ट का, जस्ट ऐसे बोला गया कि एक टेस्ट बनाओ जिससे ये पता चल जाए कौन से स्टूडेंट्स हैं जो क्लास में ढंग से नहीं सीख पा रहे हैं और उनको रिमीडियल देने की ज़रूरत है. तो उनको रिमीडियल क्लास मिले रिमीडियल में, ताकि उनकी जो वीकनेस है उसको पूरा किया जा सके, उसको ओवरकम किया जा सके. तो क्या हुआ, इनके जो स्टूडेंट थे बिने के, थियोडोर साइमन, उन्होंने बिने के साथ मिलके एक इंटेलिजेंस टेस्ट जिसको हम बोलते हैं आज के टाइम पे, वो पब्लिश किया था, जिसके बाद में रिवीजन्स भी हुए थे 1908 में, 1911 में रिवीजन्स भी हुए थे. ये काम जो शुरू हुआ था ये 1905 में हुआ था. एक्चुअली में जो टेस्ट पब्लिश हुआ था 1905 में, और बाद में 1908 और 1911 में इसके रिवीजन्स भी निकाले गए थे, रिवाइज भी किया गया था. तो दो लोग हो गए, अल्फ्रेड बिने एंड थियोडोर साइमन, जो उनके स्टूडेंट हैं. क्या नीड था इसका, नीड क्या था जो हमने असेसमेंट जो इन्होंने बनाई थी. पहला नीड था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करो. इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब जो बच्चों में इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ के फ़र्क आ रहे हैं, कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीख रहे हैं, कुछ लेट सीख रहे हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. दूसरा रीज़न ये था कि एजुकेशन और प्लेसमेंट और सपोर्ट में हेल्प मिलती है. अगर ये टेस्ट जो है ये बहुत सक्सेसफुल होता तो स्टूडेंट्स की कॉग्निटिव कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आगे उनकी एजुकेशनल इंटरवेंशन कि और आगे बेटर कैसा पढ़ाया जाए उन चीज़ों में यूज़ किया जा सकता था, जो कि हुआ भी बाद में. इन्फॉर्मिंग सोशल पॉलिसीज़ में आगे सोशल वेलफेयर के लिए कैसे यूज़ किया जा सकता है टेस्ट को, एजुकेशन में, दूसरे एरियाज़ में, जैसे बाद में हम पढ़ेंगे कि आर्मी के लोगों की सिलेक्शन के लिए भी यहाँ पे इस टेस्ट का यूज़ किया गया, जहाँ से पता चला कि कौन से हैं जो आर्मी में काम करने लायक हैं, कौन से नहीं है. बहुत अलग अलग जगह पे इनको यूज़ किया गया था टेस्ट को. एंड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द माइंड की जो इंटेलिजेंस की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको समझने के लिए. तो इस टेस्ट के आगे काफ़ी सारे यूजेस हुए, काफ़ी जगहों में, काफ़ी एरियाज़ में ये टेस्ट काम आया. इट वाज नॉट ओनली फॉर द असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, बट इतने सारे अलग अलग एरियाज़ में भी इसका यूज़ हुआ टेस्ट का. और फिर तो इसमें बहुत वैरायटी भी आ गई थी, बहुत सारी रिविजन्स भी हुई, अलग अलग लोगों ने इसको अडेप्ट भी कर लिया था टेस्ट को. फिर बिनेस कोलैबोरेशन विद साइमन, यहाँ पे क्या हुआ कि जो इनके स्टूडेंट्स थे थियोडोर साइमन, उनके साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया और वहाँ पे एक असेसमेंट टूल बनाया बच्चों के लिए. ठीक है. बिनेस बैकग्राउंड इन साइकोलॉजी एंड साइमन्स एक्सपीरियंस इन एजुकेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया. बिने का साइकोलॉजी का जो समझ थी और साइमन का जो एजुकेशन का बैकग्राउंड था, उन दोनों से मिलके इन्होंने अपने एक्सपर्टीज से कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को मेजर करने के टेस्ट बनाए. एंड इसको फिर बिने साइमन स्केल के नाम से जाने लगा. तो बिने साइमन स्केल था इसका नाम, इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं बोलते थे. इट वाज कॉल्ड बिने साइमन स्केल. So their collaborative efforts led to the development of Binet-Simon scale, a groundbreaking intelligence assessment tool used widely in schools. तो बेसिकली पर्पस सिर्फ स्कूल्स में यूज़ करने के लिए था. बाद में ये हुआ कि वो अलग अलग जगहों पे बहुत जगह यूज़ होने लगा. इसमें क्या क्या चीज़ें असेस कर पा रहे थे, ये कॉग्निटिव एबिलिटीज असेस हो रही थी, और वो 3 टाइप की थी. एक तो था जजमेंट को चेक करना, अंडरस्टैंडिंग को चेक करना, और दूसरा रीजनिंग. 3 चीज़ों का, 3 डायमेंशंस की असेसमेंट होती थी, 3 मेंटल फंक्शंस की. जजमेंट कैसी है बच्चों की, जजमेंट, अंडरस्टैंडिंग और रीजनिंग. और बिने का ये कहना भी था कि हम इंटेलिजेंट उसे कहेंगे जिसकी जजमेंट अच्छी होगी, जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी और जिनकी रीजनिंग अच्छी होगी. जैसे कि इनकी डेफिनेशन में भी लिखा है कि इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल. तो जिनकी ये कैपेसिटीज़ अच्छी होंगी उनको हम इंटेलिजेंस कहेंगे, जिनकी ये कैपेसिटी पुअर होंगी उनको हम लेस इंटेलिजेंस कहेंगे. तो इस तरीके से ये 3 जो मेंटल फंक्शंस थे कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के, उनको असेस किया जाता था. एज बेस्ड नॉर्म्स होते थे, उन्हीं की परफॉर्मेंस जो एक्सपेक्टेड लेवल है उन्हीं के एज के बच्चों से उससे कंपेयर किया जाता था. तो एज के अकॉर्डिंग जैसे 5 साल के बच्चों का क्या परफॉर्मेंस होना चाहिए, एवरेज 5 साल के बच्चों के परफॉर्मेंस से कंपेयर करना. फिर 6 साल के बच्चों की क्या परफॉर्मेंस होनी चाहिए, 6 साल के बच्चों से कंपेयर करना एवरेज.
तो एज के अकॉर्डिंग ही जो एक्सपेक्टेड लेवल है उसको कंपेयर किया जाता था परफॉर्मेंस को, ये जज करने के लिए कि उनकी ये जो मेंटल फंक्शंस है वो कितने गुड हैं या कितने पुअर हैं। फिर इससे ये हुआ कि स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग प्रोसीजर बन गया कंसिस्टेंट तरीके से अपने तरीके, क्योंकि इससे पहले क्या था कि जब ये असेसमेंट टूल नहीं था तो टीचर्स अपने ही खुद के ही परसेप्शन या अंडरस्टैंडिंग से बच्चों को लेबल कर देते थे कि ये अच्छा बच्चा है, ये खराब बच्चा है। तो देयर वाज लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अमंग देम, और उससे क्या होता था, जो बच्चे फेल होते थे उनको एडमिशन नहीं मिलती थी। ये माना जाता था कि पुअर जो फैमिली के बच्चे होते हैं वो इंटेलिजेंट नहीं होते, तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू गेट दी एडमिशन, क्योंकि वो पुअर फैमिली से हैं तो वो इंटेलिजेंट नहीं होंगे, इस तरह के बिलीफ लोगों में आ गए थे। अब उसी को दूर करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव तरीका बनाया गया जो एल्फ्रेड बिने स्केल था। इससे क्या हुआ कि कम से कम ये नहीं कहा कि जो पुअर है वो लेस इंटेलिजेंट है, जो स्केल के अकॉर्डिंग आ रहा था उसको फॉलो किया गया। तो एक स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग प्रोसीजर बन गया, और उस स्केल के अकॉर्डिंग चाहे आप पुअर हो चाहे आप रिच हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको उस स्केल के अकॉर्डिंग अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, जिसमें आप अगर अच्छा कर जाते हो तो आप इंटेलिजेंट हो, नहीं तो आप नहीं हो। तो वो डिस्क्रिमिनेशन भी ख़त्म हो गई, ठीक है। तो दिस स्केल वॉज डेवलप्ड in 1908 and was a pioneering effort to assess intelligence in a structured age appropriate manner। एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया असेसमेंट का, और एज अप्रोप्रिएट था कि जिस एज के बच्चों के लिए उन्हीं के लिए बनाया गया था कि कैसे उस एज के बच्चों को कौन कौन सी चीज़ें कर लेनी चाहिए, वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो अकॉर्डिंग टू द एज था कि जो उस एज में एक्सपेक्टेड होता है। एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को कंपेयर करा गया नॉर्मल चाइल्ड की परफॉर्मेंस से। तो नॉर्मेटिव डेटा का यूज़ किया गया। नॉर्मेटिव डेटा होता है जो एवरेज लोग, जो एवरेज परफॉर्मेंस होती है उस एज की, उससे कंपेयर किया गया। और इसी से क्या हुआ, फाउंडेशन बनी, आगे जो जितने भी इंटेलिजेंस टेस्ट बने हैं वो इसी से, इस फाउंडेशन उनके लिए बन गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क था एल्फ्रेड बिने का। फिर इसके बाद मेजरिंग मेंटल एज एंड आईक्यू, उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही असेसमेंट टूल बना, ठीक है, वो यूज़ हुआ स्कूल्स में, काफ़ी सारे एजुकेशनल सिस्टम में वो यूज़ हुआ स्केल। धीरे धीरे जब उसकी रिवीजन होनी शुरू हुई, बाकी लोगों ने उसको टेस्ट को यूज़ करना शुरू किया, असेसमेंट को, तो वहाँ पे फिर एक कॉन्सेप्ट आया मेंटल एज का और इंटेलिजेंस क्वेश्चन का। तो बिने पायनेट द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट कितने दिया था, मेंटल लेवल बोलते थे वो या मेंटल एज बोलते थे। द लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन एज कम्पेयर टू द एवरेज ऑफ देयर क्रोनोलॉजिकल एज। मतलब अगर 5 साल का बच्चा है तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी उतने साल के बच्चे के हिसाब से ही होनी चाहिए। उसको उसका मेंटल लेवल या मेंटल एज बोला जाता है, जो कॉन्सेप्ट बिने ने ही दिया था। तो ये क्वेश्चन जब भी आए कि हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज, तो आपने आंसर लिखना है इट वाज बिने ओनली जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था मेंटल एज का। दिस अलाउड द असेसमेंट ऑफ वेदर अ चाइल्ड वाज परफॉर्मिंग अबव और बिलो देयर एक्सपेक्टेड लेवल। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर 5 साल का बच्चा है और उसको ऐसे टास्क दिए जाएं जो एवरेज 5 साल के बच्चे कर लेते हैं, तो उसकी मेंटल एज 5 है। अगर वो ऐसे टास्क भी कर लेता है जो 6 साल के बच्चे भी, जो 6 साल के बच्चे करते हैं, मतलब वो अपनी एज से ज़्यादा बड़े बच्चों के टास्क भी पूरे कर लेता है, तो उस बच्चे की मेंटल एज 5 है। बेशक वो खुद 5 साल का है, पर उसकी मेंटल एज 5 की ना होकर 6 साल की है, क्योंकि वो अपने से बड़े बच्चों के लेवल के काम भी, टास्क भी परफॉर्म कर लेता है। उसको मेंटल एज बोलते हैं कि एक्चुअली में जो उसकी परफॉर्मेंस है वो कितने साल के बच्चों से मैच कर रही है। अब कुछ होते हैं गिफ्टेड बच्चे होते हैं जो अपने से बड़ों के जो लेवल होता है ना वो काम भी कर लेते हैं, उनको वो चीज़ें भी आती होती हैं, उनके लिए ईजी होती हैं जो उनके एज से कहीं ज़्यादा ऊपर है। और कुछ होते हैं जो उससे बिलो रहते हैं, मतलब उतना भी नहीं कर पाते, तो उससे मेंटल एज निकाली जाती थी और यहीं से मेंटल एज का कॉन्सेप्ट आया। देन केम इंटेलिजेंस क्वेश्चन। बाद में फिर इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो है, इस वर्ड को भी इंट्रोड्यूस किया गया। एंड दिस वर्ड इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो था, इसके बारे में बात करी विलियम स्टर्न ने। एक जर्मन वो थे, साइकोलॉजिस्ट थे विलियम स्टर्न। इन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन को हम इस जो असेसमेंट टूल है, जो बिने का जो स्केल है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इंटेलिजेंस क्वेश्चन निकालने के लिए। मतलब कि एक ऐसी वैल्यू जिससे हम किसी की इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं, या हम ये बता सकते हैं कि इंटेलिजेंस ज़्यादा है या कम है, तो वो वैल्यू निकालना,
उस वैल्यू को नाम दिया इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। तो बिल्डिंग ऑन मेंटल एज, तो पहले तो बिने ने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया, देन उसके बाद बिल्डिंग ऑन मेंटल एज क्या आया आपका, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट आया, जहाँ पे रेशो निकाली जाती थी पर्सन की मेंटल एज टू देयर क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब मेंटल एज को डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 करके रेशो निकाली जाती थी, जिससे वो IQ निकल के आता है किसी का। तो ये अगेन एक स्टैंडर्डाइज तरीका बन गया किसी के इंटेलिजेंस लेवल को जज करने का, मेजर करने का। तो मेंटल एज आया, फिर IQ आया, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कहाँ होने लगी, स्टूडेंट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कौन से स्टूडेंट वीक हैं, स्पेशल एजुकेशन असिस्टेंस किसको चाहिए, कौन से बच्चे हैं जिनको स्पेशल एजुकेशन की असिस्टेंस चाहिए, और कैंडिडेट्स भी सिलेक्ट होने लगे अलग अलग प्रोफेशंस के लिए। जैसे मैंने आपको बोला कि US में तो इवन आर्मी की सिलेक्शन के लिए भी IQ टेस्ट का यूज़ होने लगा, कि जिनके IQ ज़्यादा है उनको वो सिलेक्ट कर रहे थे, जिनके नहीं है उनको रिजेक्ट कर रहे थे। तो धीरे धीरे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम और पर्सनल सिलेक्शन, यानी कि लोगों की जॉब सिलेक्शन में भी ये चीज़ें प्रैक्टिकली बहुत यूज़ होने लगी, जिसका पर्पस सिर्फ स्कूल लेवल तक का था, वो आगे जाके बहुत ऊपर बहुत हाई लेवल तक यूज़ होने लगा। फिर बिने की एक थ्योरी आती है इंटेलिजेंस की थ्योरी, जिसका नाम है एल्फ्रेड बिने यूनिफैक्टर थ्योरी। इनकी जो थ्योरी है इंटेलिजेंस की उसको बोलते हैं यूनिफैक्टर। यूनिफैक्टर का मतलब है वन फैक्टर। तो बिने के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस जो है वो सिंगल जर्नल कैपेसिटी है दैट कुड बी मेजर्ड बाय असेसिंग एन इंडिविजुअल्स मेंटल एज। तो अकॉर्डिंग टू बिने हमारी इंटेलिजेंस जो है वो एक सिंगल कैपेसिटी है, एक एबिलिटी है, कॉग्निटिव एबिलिटी, कोई मल्टीपल नहीं है, जैसे कि आगे हमने पढ़ा कि मल्टीपल इंटेलिजेंसेस भी आ गई थी। तो इनके अकॉर्डिंग ये सिर्फ एक सिंगल कॉग्निटिव एबिलिटी है, जिसको हम किसी की मेंटल एज से क्रोनोलॉजिकल एज की रेशो निकाल के पता कर सकते हैं। तो इट इज़ ओनली अ यूनिफैक्टर, मतलब सिंगल फैक्टर है, ठीक है। एंड दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। अब किसने, मैंने बताया आपको कि उसके बाद IQ, इसीलिए बाद में ये IQ का कॉन्सेप्ट आ गया था जो विलियम स्टर्न ने दिया था, वो जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, एंड विच एक्सप्रेस्ड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एज अ रेशो। तो रेशो कैसे बनी, रेशो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट की मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, इस तरीके से रेशो निकाला, तो उससे IQ निकालना शुरू कर दिया। तो क्योंकि ये कहते हैं कि ये एक वैल्यू होती है जिससे हम किसी की इंटेलिजेंस का पता कर सकते हैं, तो ये सिर्फ एक यूनिफैक्टर, एक ही फैक्टर है, एक वैल्यू है, बस सिंगल फैक्टर है। और इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे बाद में विलियम स्टर्न ने IQ का कॉन्सेप्ट निकाल दिया। तो बिने ने तो सिर्फ मेंटल एज की बात की थी, विलियम स्टर्न ने उसका IQ का कॉन्सेप्ट निकाला, ठीक है। एंड देन बिने व्यूड इंटेलिजेंस एज अ यूनिटरी ट्रेट रेदर देन अ कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक स्किल, मतलब कलेक्शन की तरह नहीं देखते थे वो उसको बोलते थे इंटेलिजेंस को यूनिटरी ट्रेट है, सिंगल ट्रेट है कोई एक। अब जैसे यहाँ पे इंटेलिजेंस क्वोशिएंट के बारे में क्या लिखा हुआ है, IQ मीन्स इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, अ मेजर ऑफ इंटेलिजेंस ओरिजिनली ऑब्टेन्ड बाय कंपेयरिंग मेंटल एज एज डिटरमाइंड बाय टेस्टिंग विद क्रोनोलॉजिकल एज। अब मेंटल एज कैसे निकलेगी, मेंटल एज निकलेगी एल्फ्रेड बिने स्केल से, जो एल्फ्रेड बिने ने जो स्केल असेसमेंट बनाया था, असेसमेंट टूल, उससे तो हमारी निकल जाएगी मेंटल एज। कैसे निकलेगी कि अगर उन्होंने, जैसे मैंने बोला कि 5 साल का बच्चा है और उसको कुछ टास्क करने के लिए दिए हैं 6 साल के बच्चे के, और वो उसको कर लेता है, तो उसकी मेंटल एज 6 हो जाती है। अगर वो 7 साल के बच्चे के लेवल के टास्क कर लेगा तो उसकी मेंटल एज 7 हो जाएगी। तो क्रोनोलॉजिकल एज तो उसकी 5 ही है, लेकिन एक्चुअली में मेंटल एज कितनी आ रही है, जिस लेवल के काम वो कर पा रहा है। तो 7 साल के कर पा रहा है तो 7 हो जाएगी, वो 8 साल के बच्चे के काम कर पा रहा है तो 8 हो जाएगी। अगर मान लो वो 5 साल का बच्चा उतना भी नहीं कर पा रहा है जो 5 साल के बच्चे को कर लेना चाहिए, इसका मतलब उसकी मेंटल एज और कम है, वो 4 साल, मेंटल एज उसकी 4 ही है। तो ऐसे यहाँ पे मेंटल एज निकाली जाती है। तो किसी की मेंटल एज 7 है और वो खुद 10 साल का है, इससे क्या पता चल रहा है कि उसकी मेंटल एज कम है, वो 7 साल का काम तो उतना ही कर पा रहा है जो 7 साल के बच्चे करते हैं, लेकिन है वो 10 साल का। दोनों की रेशो निकाली, 100 से मल्टीप्लाई करा, दोनों की रेशो निकाली, क्या आया 70, तो ये उसका IQ हो गया। 70 इज द IQ, जो ऑब्वियसली एवरेज से कम है। एवरेज IQ 100 माना जाता है, तो किसी का 100 से कम आ रहा है तो वो बिलो एवरेज है, मतलब वो वीक स्टूडेंट या वीक बच्चों में आ जाता है। अगर किसी का 100 से ज़्यादा आ रहा है तो वो अबव एवरेज है।
तो ऐसे ही मेंटल एज अल्फ्रेड बिने स्केल से निकाली जाती थी, उसको क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड किया जाता था, 100 से मल्टीप्लाई करके IQ आ जाता था। तो ये फिर IQ का कॉन्सेप्ट बनना शुरू हुआ। इसमें लिमिटेशंस क्या थी अल्फ्रेड बिने स्केल में, कि एक तो लिमिटेशन ये थी कि इंटेलिजेंस को एक सिंगल फैक्टर से देख रहे हैं, मतलब सिर्फ IQ से देखा जा रहा है, ओनली IQ। जिसका IQ अच्छा वो हर काम में इंटेलिजेंस है, IQ अच्छा नहीं है तो वो किसी काम में इंटेलिजेंस नहीं है। अब वो IQ में तो 3 चीज़ें ही टेस्ट हो रही हैं, एक जजमेंट, एक अंडरस्टैंडिंग और एक रीजनिंग। उसमें क्रिएटिविटी का कहीं टेस्टिंग नहीं हो रहा है, वहाँ इमोशंस की कहीं टेस्टिंग नहीं हो रही है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जिसकी टेस्टिंग नहीं हो रही है उस टूल में। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि वो सिंगल फैक्टर व्यू पे बना हुआ है कि बस IQ अच्छा आएगा तो वो इंटेलिजेंट है पर्सन, नहीं तो नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है उसके अंदर कोई और इंटेलिजेंस हो जो आपके IQ टेस्ट में असेस ही नहीं करी गई। तो ये एक लिमिटेशन थी। और इसको कल्चरली बायस्ड भी बोला गया टेस्ट को, कि ये सिर्फ फ्रेंच बच्चों के लिए ही बना है और ये दूसरे बैकग्राउंड में कैसे यूज़ होगा, ये बहुत ही कल्चरली बायस्ड टेस्ट है। बाद में वो अलग बात है कि जब इसको दूसरे साइकोलॉजिस्ट ने अडेप्ट करना शुरू किया तो उन्होंने अलग अलग कल्चर के अकॉर्डिंग अडेप्ट करके बनाया, वो तो बाद में बहुत अलग अलग टाइप के बन गए, बट इनका जो था वो कल्चरली बायस था। फिर यूज़ ऑफ मेंटल एज एंड इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो था, वो कह रहे हैं कि बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड तरीका है किसी की इंटेलिजेंस को देखने का। वो तो बहुत ही सिंपल तरीका है, इंटेलिजेंस इतनी सिंपल नहीं होती है। इंटेलिजेंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक चीज़ है जिसको हम बहुत तरीक़ों से मेजर कर सकते हैं, बहुत तरीक़ों से देख सकते हैं, कई फील्ड्स में देखी जा सकती है। इंटेलिजेंस के कई डायमेंशंस होते हैं। सिर्फ मेंटल एज और सिर्फ IQ से हम इंटेलिजेंस को किसी के निकाल दें तो वो बहुत ही एक बेसिक और सिंपल तरीका बता रहे हैं किसी को जज करने का, जो कि प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है। तो ये इनकी लिमिटेशंस थी, पर ये क्योंकि उस टाइम शुरुआत थी तो शुरुआत के लिए तो एक बेस तो बन ही गया था। उसके बाद क्या आज के टाइम पे क्या इन्फ्लुएंस रही इनकी, क्या लेगेसी रही, कि एक तो इनका जो ये वर्क था उससे फाउंडेशन बन गया कि साइकोलॉजी में इंटेलिजेंस टेस्टिंग भी करी जा सकती है। फिर उसके बाद इसको बहुत सारे लोगों ने आगे भी अडॉप्ट किया, जैसे बाद में वो जो लुइस टर्मन थे उन्होंने भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर बहुत काम करके इसको रिवाइज़ किया स्केल को। फिर उसका नाम पड़ा स्टैनफोर्ड बिने स्केल, नाम ही चेंज हो गया था उसका। तो इस स्केल को कई लोगों ने अडॉप्ट किया, उसके अलग अलग टाइप के इंटेलिजेंस टेस्ट बनाए स्कूल्स में और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होने लगा। फिर इसको आगे भी जैसे कह रहे हैं आज के टाइम पे भी कई सारे इंटेलिजेंस टेस्ट जो बनते हैं ना, वो इनकी जो बेस बनाया गया था इनके द्वारा उसी के बेस पे बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था एक इंटेलिजेंस के असेसमेंट के लिए। तो ये इनकी लेगेसी यहाँ दिखाई गई है। जैसे यहाँ पे जैसे 1908 में मैंने बताया कि वो पब्लिश किया था, फिर 1911 में उसका रिवीजन इन्होंने खुद ही किया, बिने और साइमन ने खुद ही 1911 में इसको थोड़ा सा और रिवाइज किया और बेटर बनाया, उसको कुछ और चीज़ें ऐड करी। फिर 1912 में यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए भी इनको बनाया गया रिवीजन करके। फिर 1916 में लुइस टर्मन ने, पूरा नाम है लुइस मेडिसन टर्मन, इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस स्केल को दोबारा रिवाइज किया और इसका स्केल का नाम फिर क्या हो गया, स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल हो गया। तो साइमन का नाम फिर हट गया एक्चुअली और यहाँ पे स्टैनफोर्ड बिने स्केल बोलने लगे इसको, क्योंकि यूनिवर्सिटी का नाम स्टैनफोर्ड है। तो बिनेज आइडिया ऑफ मेजरिंग मेंटल एज एंड द सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ IQ बिकेम इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ एजुकेशनल एंड क्लिनिकल इवैल्यूएशन। तो पूरे वर्ल्ड में किसी की एजुकेशन की या क्लिनिकल इवैल्यूएशन करनी थी इंटेलिजेंस की, तो ये बेसिक एक तरीका बन गया था कि IQ निकालना है, जिसके लिए पहले मेंटल एज निकाली जाती है। फिर वो यूनिफैक्टर वाला जो इनका जो थ्योरी थी उसी चीज़ को आगे फॉलो करते गए। देन लुइस टर्मन रिवाइज द स्केल, इन्होंने रिवाइज किया एंड देन व्हाट हैपेंड, दिस स्केल जो रिवीजन हुई थी जो इनकी, जो लुइस टर्मन का जो स्टैनफोर्ड बिने स्केल था, दैट वाज यूज्ड बाय drawn from an American sample and the test became known as Stanford Binet Intelligence Scale. This test is still used and remains one of the most widely used intelligence test. तो because it was revised in America, तो वहाँ पे सैम्पल कौन थे, अमेरिकन सैम्पल थे। जैसे ये कहते हैं कि बिने ने तो फ्रेंच के लोगों पे किया था, बच्चों पे, तो वो फ्रेंच कल्चर बायस था, वो सिर्फ फ्रेंच के लोगों के लिए ही था, फ्रांस के लोगों के लिए। बट
जो टर्मन ने करा था वहाँ पे इन्होंने अमेरिकन लोगों के ऊपर असेसमेंट करी थी। तो वो जो टेस्ट जो स्केल था उसको स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल बोलते हैं, और ये आज के टाइम पे भी यूज़ होता है इंटेलिजेंस टेस्टिंग के लिए। तो इट वाज अ बिग अचीवमेंट। और उसी के बेस पे फिर बाद में जो स्टैनफोर्ड बिने स्केल है उसी के बेस पे बाद में ये क्लासिफिकेशन भी बनाई गई कि अगर आईक्यू इतना आता है 140 एंड अबव, तो उसको फिर हम जीनियस बोलते हैं उस पर्सन को जिसका आईक्यू 140 से भी ज़्यादा आता है। अगर 130-140 के बीच में आता है तो वो सुपीरियर माना जाता है। फिर 120 टू 130 के बीच में सुपीरियर है, ये वेरी सुपीरियर, ये सुपीरियर हो गया। एवरेज अबव एवरेज 110 से 120 के बीच का आईक्यू है। नॉर्मल और एवरेज कौन सा है, ये वैल्यू आपको कभी कभी पूछ सकते हैं एग्जाम में। नॉर्मल और एवरेज वैल्यू होती है 90 से 109 के बीच में जिनका आईक्यू आता है वो नॉर्मल और एवरेज वैल्यू है। उससे ऊपर वाला अबव एवरेज है, और ऊपर सुपीरियर, वेरी सुपीरियर, जीनियस। ऐसे ही नीचे की तरफ जाएं तो 80 से 89 वाले की आईक्यू की जो वैल्यू बिलो एवरेज होगी। फिर 70 टू 79 है तो डल या बॉर्डर लाइन कह सकते हैं उसको। देन 50 टू 69 में हम जो इसमें टर्म यूज़ करते हैं वो मोरॉन बोलते हैं, मतलब काफ़ी कम है आईक्यू। 25 टू 49 तो इम्बेसाइल होता है। एंड लास्ट में 0 टू 24 अगर बिल्कुल ही आईक्यू ही लेवल नहीं है तो वो अलग बात है, तो उसको इन्होंने टर्म दिया था इडियट। बट स्टिल जो आप देखोगे कि ज़्यादातर लोग जो है ना वो इस कैटेगरी में ही आते हैं, बिलो एवरेज, अबव एवरेज और नॉर्मल। अगर कोई स्पेशली कोई डिसऑर्डर ना हो तो ज़्यादातर लोग अबव एवरेज, नॉर्मल एवरेज और बिलो एवरेज के बीच में ही आते हैं। वो लोग कुछ ही परसेंटेज होगी जो बिल्कुल सुपीरियर या बिल्कुल डल या उससे भी नीचे जाएगी। तो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन, या अलग अलग टाइप के जो इंटेलिजेंस। तो अब बेसिक जो था शुरुआत अभी इसकी क्या हुई कि पहले स्केल बनाया गया अल्फ्रेड बिने के द्वारा सिंपल बच्चों को क्लासिक या वो करने के लिए, आइडेंटिफाई कि कौन से बच्चों को रिमीडियल की ज़रूरत है कौन सी नहीं है। शुरुआत ऐसे हुई। फिर धीरे धीरे वो स्केल जो है उसमें मेंटल एज का कॉन्सेप्ट जो उन्होंने डाला कि भी मेंटल एज निकालेंगे तो पता चलेगा कि बच्चे का दिमाग का लेवल उतना है जितनी उसकी एज है या नहीं है। उसी मेंटल एज के कॉन्सेप्ट से विलियम स्टर्न ने आईक्यू का फॉर्मूला बना दिया, जिससे उन्होंने बोला कि हम आईक्यू निकाल सकते हैं, एक वैल्यू जिससे हम बता सकते हैं कि इंटेलिजेंस कम है कि ज़्यादा है। फिर उसको लुइस टर्मन ने उसी स्केल को रिवाइज करा, और अमेरिका में उस स्केल का यूज़ कहाँ हुआ, आर्मी के लोगों की सिलेक्शन के लिए भी करा जाना। तो वो एडल्ट के लिए बन गया था, पहले बच्चों के लिए था, बाद में वो रिवीजन हुई तो एडल्ट के लिए भी बना। तो आर्मी में कैसे कौन से लोगों को सिलेक्ट करना है इस चीज़ की सिलेक्शन में भी वो स्केल यूज़ होने लगा जो स्टैनफोर्ड बिने स्केल था। तो स्कूल से कहाँ पहुँच गया स्केल, रिक्रूटमेंट पे पहुँच गया, लोगों की रिक्रूटमेंट में, आर्मी जैसी जगहों पे। और उसके बाद ये चीज़ दिखाई गई कि कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं अगर अलग अलग आईक्यू के लोग होते हैं। तो उसमें ज़्यादा लोग तो नॉर्मल एवरेज की रेंज में आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कम और ज़्यादा भी होती है। तो इस तरीके से शुरुआत हुई थी इंटेलिजेंस की। तो जब भी हम हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं, अल्फ्रेड बिने से। अब उसके आगे बहुत सारे अलग अलग लोगों ने इंटेलिजेंस की अलग अलग अपनी डेफिनेशंस और अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं, जिसको हम कवर करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में आती है। किस टॉपिक में आती है, इंटेलिजेंस कंस्ट्रक्ट वाले टॉपिक में। तो उसके लिए हमें पहले थ्योरीज अलग अलग समझनी बहुत ज़रूरी है। तो ये थी बिने की जो थ्योरी थी जो इसमें हमने पढ़ी, यूनिफैक्टर थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस इज ओनली वन सिंगल फैक्टर, और उसी के बेस पे इन्होंने अपना असेसमेंट टूल निकाला था। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अनदर थ्योरी गिवन बाय अनदर साइकोलॉजिस्ट. So I hope you have liked the video. Please share, subscribe and keep watching. Thank you.